हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन से के प्रियम्बल या प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ क्या होंगे, संभावित क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कुछ संभावित क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ऑप्शन ए है उद्देशिका, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, उद्देशिका। तो संविधान निर्माताओं का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, संविधान के निर्माण का उद्देश्य क्या था और इसका लक्ष्य क्या था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? उद्देशिका जिसे कहा जाता है प्रस्तावना। तो हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है, हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, ये सब हमें कहाँ दिखाई देता है? प्रस्तावना के अध्ययन के बाद। प्रस्तावना का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे संविधान का लक्ष्य, हमारे संविधान का उद्देश्य या हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, ये सब दिखाई देता है उद्देशिका में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी? तो संविधान का प्रस्तावना या प्रियम्बल को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा? संविधान का परिचय पत्र कहा। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है बी एन राव और ऑप्शन डी यहाँ पर है एन ए पालकीवाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा एन ए पालकीवाला है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना या प्रियम्बल को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा, आइडेंटिटी कार्ड कहा। तो आइडेंटिटी कार्ड किसे कहा? प्रस्तावना को। और किसने कहा? एन ए पालकीवाला, प्रमुख न्यायविद या प्रसिद्ध न्यायविद एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस शब्दों को जोड़ा गया? ऑप्शन ए है समाजवादी, गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ऑप्शन सी है समाजवादी, संप्रभुता और गणराज्य, यहाँ पर गणराज्य, और ऑप्शन डी है समाजवादी, गणराज्य, अखंडता। तो इसका जो राइट आंसर है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़ा गया। केशवानंद भारतीवाद जब हम पढ़ते हैं, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य में क्या कहा गया? इसी में कहा गया कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का भाग है। और भारत के प्रस्तावना क्या संविधान का भाग किसमें कहा गया? केशवानंद भारतीवाद में। और इसी वाद में कहा गया, निर्णय दिया गया न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रस्तावना में क्या है? संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। लेकिन इसमें क्या किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया या मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया इसमें केशवानंद भारतीवाद में। एक तरफ कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो इस वाद के बाद क्या होता है कि आगे 42वें संविधान संशोधन लाया जाता है। और 42वें संविधान संशोधन कब लाया गया? 1976 में लाया गया। और इसके माध्यम से जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द की सही अर्थ निम्न में से क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है केवल आंतरिक मामले में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, केवल बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, और ऑप्शन सी है आंतरिक और बाह्य मामले में सर्वोच्च स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है भारतीय प्रियम्बल या भारतीय प्रस्ताव, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो प्रस्तावना में एक शब्द दिया है शुरुआत में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पर लिखा गया। तो इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत अर्थात इंडिया, यदि कोई यहाँ की सरकार क्या है कि यदि कोई निर्णय ले रही है, जैसे आंतरिक राजनीतिक या आर्थिक कोई भी निर्णय ले रही है, तो क्या है कि किसी बाह्य शक्ति का दबाव नहीं रहेगा, तो दबाव मुक्त होकर क्या कर सकती है? आंतरिक निर्णय ले सकती है। यदि भारत क्या करे, किसी विदेशों से संबंध बना रही है या बाह्य निर्णय ले रही है, तो यह भी क्या है कि किसी के दबाव में आकर बाह्य निर्णय नहीं लेगी। तो भारत क्या है कि अपने आंतरिक इंटरनल मैटर है या तो बाह्य कोई मामला है, कोई फैसला ले रही है, उसके लिए क्या है? स्वतंत्र है, किसी अन्य देश या बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो यहाँ प्रभुत्व संपन्न या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, इस पर किसी बाह्य शक्ति या अन्य देश का दबाव नहीं रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कि आंतरिक एवं बाह्य मामले में सर्वोच्च स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय दोनों क्या स्वतंत्र होकर ले सकती है भारत, या ले सकता है भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो भारतीय संविधान में जो हम देखते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द लिखा गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर नेहरू रहेगा, मिसप्रिंट है थोड़ा। ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, PR भीमराव अम्बेडकर। और ऑप्शन सी है KM मुंशी, और ऑप्शन डी है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय शब्द जोड़ा गया है, तो यह किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो यह शब्द लिया गया है रूस से, तो इसका राइट आंसर होगा रूस। यदि प्रस्तावना को हम देखते हैं, प्रस्तावना में यहाँ पर प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो यह शब्द कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? ऑप्शन ए है फेबियन समाजवाद है, ऑप्शन बी है साम्यवाद समाज, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक समाजवाद, और ऑप्शन डी सर्वहारा वर्ग का समाजवाद। तो इसका राइट आंसर होगा भारत में जो समाजवाद की जो व्याख्या है, समाजवाद अपनाया गया है, वह है लोकतांत्रिक समाज। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। समाजवाद का अर्थ होता है कि आर्थिक और सामाजिक असमानता को क्या करना है? कम करना है, इसका उद्देश्य होता है। तो भारत में क्या है कि जो संसाधन है, संसाधन पर निजी व्यक्ति का भी कब्जा है, और
पब्लिक का भी या सरकार का भी क्या होता है, कब्जा रहता है। तो भारतीय जो संसाधन है उस पर किस निजी व्यक्ति भी मालिक हो सकता है, और या पब्लिक या उस सरकार भी क्या है, उसकी मालिक है। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को, भारतीय संविधान में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित स्वरूप है, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत में जो लोकतंत्र है वह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता क्या करती है, शासन करती है, या तो इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से। एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जनता आमतौर पर क्या करती है, जनता चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, यहाँ पर अपना प्रतिनिधि चुनती है, और प्रतिनिधि द्वारा क्या किया जाता है, नियम और कानून बनाए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। और डायरेक्ट लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ भी जनता क्या करती है, प्रतिनिधि चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, संसद या पार्लियामेंट में भेजती है। लेकिन डायरेक्ट लोकतंत्र में इनडायरेक्ट लोकतंत्र से कुछ अलग टूल्स दिए रहते हैं, कुछ विशेष टूल्स प्राप्त होता है इनको। यहाँ की जनता को डायरेक्ट लोकतंत्र में कुछ विशेष प्रकार के टूल्स प्राप्त होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राइट टू कॉल सिस्टम, रेफरेंडम सिस्टम और प्लेबिसाइट जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यहाँ इनडायरेक्ट लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता एक बार प्रतिनिधि चुन लेती है, यहाँ पर जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो यहाँ पर जनता को अधिकार नहीं होता कि प्रतिनिधि को वापस बुला ले। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि जनता क्या कर सकती है, राइट टू कॉल का प्रयोग करके जो प्रतिनिधि भेजी है यहाँ पर पार्लियामेंट में, उसको क्या कर सकती है, वापस बुला सकती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कुछ विशेष टूल्स दिए जाते हैं, कुछ विशेष अधिकार होता है जनता को, जैसे रेफरेंडम, प्लेबिसाइड और राइट टू कॉल जैसे कुछ विशेष अधिकार होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड का जो संविधान है स्विट्जरलैंड का, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जबकि भारत में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? पहला ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन है 23 जनवरी 1947, सी ऑप्शन है 22 जनवरी 1946 और डी है 22 जनवरी 1947। तो संविधान सभा की जब तीसरी बैठक होती है, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, और तीसरी बैठक में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तुत किया जाता है। और यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित होता है? 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। तो प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, और पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, इसका संशोधित रूप क्या है? प्रस्तावना। तो पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा की जब तीसरी बैठक होती है, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है कि भारत किस संविधान कैसा होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसका उसे कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है संविधान सभा में, और पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। यही क्या बना, आगे चल के प्रस्तावना बना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है, और पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। तो इसका जो राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मत की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान यहाँ पर संविधान लागू हुआ? तो भारतीय संविधान की जो संवैधानिक वस्तु स्थिति कैसी थी जब संविधान क्या है, लागू हुआ? तो यहाँ पर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष और लोक गणराज्य,
ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो जब संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में क्या है, 3 शब्द नहीं थे। पहला शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द मूल संविधान में नहीं था। और यह कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में ये शब्द नहीं है। जो जैसे पहला ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द था लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यदि प्रस्तावना में देखा जाए तो यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, लेकिन इसके बाद क्या लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की यहाँ पर प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो प्रस्तावना में पहला शब्द ऑप्शन है गणराज्य शब्द, दूसरा समानता, तीसरा संप्रभुत्व और डी ऑप्शन है अखंडता। तो अखंडता शब्द मूल संविधान में नहीं था। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया संविधान में, 1976 में को जोड़ा गया। तो 1975 तक अखंडता शब्द क्या है, भारतीय संविधान में नहीं था प्रस्तावना में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है उद्देशिका और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है उद्देशिका क्या है, संविधान की आत्मा है। लेकिन बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिस आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख है। इसको अम्बेडकर के अनुसार क्या कहा गया, संविधान की आत्मा। लेकिन अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, ऑप्शन डी। जबकि इस संपूर्ण देखा जाए तो उद्देशिका क्या है, संविधान का की आत्मा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया। पहला है बेरूबारी विवाद, ए के गोपालन विवाद, प्रीवी पर्स विवाद। अब अगला है डी केशवानंद भारती विवाद। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया केशवानंद भारती वाद में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। यदि हम संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर। तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा। तो भारतीय प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। इसका जो राइट आंसर है के एम मुंशी ने भारतीय प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है उद्देशिका संविधान का एक अंश है या भाग है, ऑप्शन बी है इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, ऑप्शन सी है 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, और ऑप्शन डी है पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का अंश था। तो हमने ऊपर की तरफ देखा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कब, 1976 में। तो यहाँ पर पंथ निरपेक्ष क्या है, मूल संविधान में नहीं था, लेकिन ऑप्शन डी क्या दिया गया है, पंथ निरपेक्ष सदैव मूल संविधान एवं प्रस्तावना में का भाग था। तो इसका जो असत्य क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है, आंसर है वह है ऑप्शन डी, क्या है, असत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अंततः उद्देशिका बना या प्रस्तावना।
ऑप्शन बी है उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी है समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में अपनाए गए। ऑप्शन डी है उद्देशिका भारत के निम्नलिखित मूल अधिकारों को समाहित करती है। तो यहाँ पर जो चौथा है वह क्या है, गलत है, मूल अधिकार को समाहित नहीं करती। तो इसका जो इसमें क्या है, 4 गलत है, 1 सही है, 2 सही है, 3, तो 1 2 3 सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऊपर यह क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट हो गया है, इसको एक बार हम फिर पढ़ देते हैं। उद्देशिका क्या संविधान का अंश है, बी इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, और सी क्या है उद्देशिका समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया 1976 में, और डी है शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का अंश था। तो यह क्या है, सदैव अंश नहीं था, कब जोड़ा गया 1976 में जोड़ा गया। तो असंत क्वेश्चन कौन सा है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। वहीं प्रस्तावना के अनुसार दूसरा ऑप्शन है विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। तो इसका एक है प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो कब दिया गया था, केशवानंद भारती। बाद में कहा गया कि भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना भारतीय संविधान की वह क्या है, संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। तो ऑप्शन ए वाला जो क्या है सही है। लेकिन आगे दिया कि यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है। तो यह क्या है, विधायिका के शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना क्या है, विधायिका के शक्ति का स्रोत नहीं है, और ना ही इसके द्वारा विधायिका पर इसकी शक्ति का प्रयोग करके विधायिका पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो प्रस्तावना क्या शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं। प्रस्तावना में जो भी दिया गया है वह क्या है, विधायिका के लिए बाध्य नहीं है। तो यह क्या है, विधायिका के शक्ति का स्रोत नहीं है, और इसको लेकर क्या है, न्यायालय में नहीं जा सकते। यह क्या है, प्रवर्तनी नहीं है। तो आज की क्लास में हमने प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है, आप यहाँ पर 2 गलत है, या क्या है, विधायिका के शक्ति का स्रोत नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास में हमने प्रियम्बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।